नमस्कार। चाचा डोनाल्ड ट्रंप बड़े संकट में फंस गए और छटपटा रहे हैं। ये ठीक वैसा है कि एक गड्ढे में एक डॉन फंस गया और लोगों को कह रहा है बाहर निकालो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, जबकि उन लोगों के हाथ में इनकी जिंदगी है। ये बात मैं डोनाल्ड ट्रंप के एक खास संदर्भ में कह रहा हूं। हालत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास अब 7 दिन हैं। इन 7 दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है और उस उपलब्धि को हासिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जब युक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए, धमकी, गाली गलौज जैसी शब्दावली का इस्तेमाल करके वो अपना केस खुद बिगाड़ रहे हैं। हुआ क्या है? हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के मामले में एक ऐसे मुहाने पर पहुंच गए हैं जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को छटपटा रहे हैं और मदद के लिए बुला रहे हैं। हालत यह है कि अपनी बेइज्जती भी नहीं होने देना चाहते। तो एक रिपोर्टर ने पूछा कि चचा ट्रंप, आप इतना सारा गिड़गिड़ा रहे हैं, तो बोले ना, मैं तो देख रहा हूं इनको ये कितने काम आने वाले हैं, मैं इनकी तो परीक्षा ले रहा हूं, मैं इनसे मदद नहीं मांग रहा, हम बहुत शक्तिशाली देश हैं, हम अपने आप संभाल लेंगे। तब ये बोल रहे हैं। तो चचा ट्रंप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसको समझिए, कहाँ फंसे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहले चचा ट्रंप का पूरा हिसाब किताब समझें, हफ्ते भर का टाइम क्यों है ये भी समझें। चक्कर ये है कि ट्रंप कह रहे हैं कि आप अपने सारे लोग अपने युद्धपोत भेज दो, कहाँ पे, हरमुज में, और जो टैंकर वहाँ से आ रहे हैं उनको एस्कॉर्ट करो। एस्कॉर्ट करने का मतलब ये है उनके आगे आगे अपनी फौज लेके चलो, पीछे पीछे से टैंकर निकालो और फिर से इस इलाके को, हरमुज को मुक्त कराओ। अब ये ठीक वैसा ही एक प्रोपेगेंडा बन रहा है जैसा कि कभी बना था कि वो परमाणु बम बना रहे हैं। ईरान बार बार कह रहा है कि हमने यहाँ से किसी के जाने पर रोक नहीं लगाई है और जो ट्रंप के गुंडे हैं या ट्रंप से जुड़े हुए देश हैं उनको जाने नहीं देंगे। अब जहाँ ट्रंप से जुड़े हुए देशों की बात आती है तो जो ज़्यादातर मिडिल ईस्ट के देश हैं वो सब के सब ट्रंप की जेब में है। अमेरिका ने समय रहते धीरे धीरे करके उनको अपने क्लच में ले लिया और उनके यहाँ पे अमेरिका के अड्डे हैं। ये पूरी सिचुएशन आपको बताती है कि कैसे किन किन देशों को डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं। चीन को धमकी दे चुके हैं, फ्रांस को दे चुके हैं, जापान को दे चुके हैं, साउथ कोरिया को दे चुके हैं, ब्रिटेन को दे चुके हैं और कह रहे हैं आ जाओ हमारे साथ। पर ये कर क्यों रहे हैं, इतना छटपटा क्यों रहे हैं, दिन में 4 बार बयान क्यों बदल रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे और इस बार आप बेहद बेहद सरलता से जानने वाले हैं कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बुरे दिन अब अगले 7 दिन होने वाले हैं। मैं हूं गुरजेश वशिष्ठ, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाजिर होता हूं, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। अब ट्रंप सारी दुनिया के देशों से मांग रहे मदद और इसमें ईयू ने ये तो कहा कि जलडमरू मध्य खुला रहे, सबके हित में है, लेकिन अभी विकल्पों में चर्चा चल रही, यानी ना है अभी के लिए, क्योंकि आपको फैसला जल्दी लेना है। कीर स्टारमर वो भी युद्ध खत्म होने की बात भी कर रहे हैं, इलाके खुले होने की बात भी कर रहे हैं। जापान ने कह दिया भैया हमारी पॉलिसी है कि हम दुनिया के दूसरी जगहों पर जाके युद्ध में नहीं पड़ते हैं। सारे लोग ठेंगा दिखाने चचा को। अब क्यों दिखा रहे हैं? देखो, चचा जो है उम्र के उस पड़ाव पे आदमी बच्चा बन जाता है। हम अपने आसपास जितने भी नेता हैं उनको देख रहे हैं, नेता के सभी के साथ होता है। चचा की जिद है एक बचपने वाली जिद। उस जिद में इन्होंने मजा आएगा मुझे बम गिराने को लेके कह रहे हैं कि वो फन था, जहाज डुबोने को कह रहे हैं वो ज्यादा इनको इंटरेस्टिंग लग रहा है, डुबो के मारना। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इन बातों के बीच में इन्होंने ये युद्ध छेड़ दिया। अब बात दूसरे देशों का कहना ये है कि भैया तुम अपनी मर्जी से युद्ध छेड़े, हमसे तो बात भी नहीं की तुमने, और अब फंस गए हो तो हमसे कह रहे हो हम हरमुज को खाली कराएं। क्यों कराएं, हम ईरान के साथ युद्ध में क्यों पड़े, वगैरह वगैरह। लेकिन चाचा कह रहे हैं कि भैया कराओ खाली। अब क्यों कराओ, तुम नहीं कराओगे तो, बोलना नहीं चाह रहे हैं लेकिन अंदर से मैं मर जाऊंगा। कैसे मर जाएंगे चचा, इसको समझिए।
देखिए एक सीन हरमुज का समझिए और वहाँ की सिचुएशन क्या है। देखिए मेरा जो है वो तेल का कारखाना है या मैं तेल बनाने वाली कंपनी हूँ। जब तेल की खुदाई होती है, तेल के कुएं से तेल निकलता है, तो उसका एक सिस्टम होता है। सिस्टम ये होता है कि तेल के कुएं को चलते रहना चाहिए। अगर आपने बंद किया तो उसको रिवाइव करने में 1 महीना लग जाता है और बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं कि कुछ कुएं मर जाएं, दोबारा से उनमें तेल ना निकल सके। तो आपको इसको चलाते रहना है। तेल के कुएं आप चलाते रहेंगे तभी आपके कुएं चल रहे हैं, अगर बंद कर दिए तो आप फंस गए। हरमुज में डेडलॉक लगा हुआ है, 2 हफ्ते की लड़ाई हो चुकी है। अब आप समझिए अब दशा क्या है उन देशों की, जो देश इसको लेकर काम कर रहे हैं उनकी दशा समझिए। होता क्या है कि जब तेल निकल रहा है तो आप हर वक्त उतना तेल तो बिकता नहीं है, तो उसके लिए कुछ इन्होंने कुशनिंग की होती है। जैसे कि एक होता है फ्लोटिंग स्टॉक, मतलब ये कि जहाज के अंदर भर दिया आपने तेल और वो तेल जाके समंदर में खड़ा हुआ है, जब किसी की डिमांड आएगी तो वहां भेज दिया जाएगा, जहाज को अपना भाड़ा मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जहाज इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो जो फ्लोटिंग स्टॉक होता है वो पहला चरण होता है, तेल के उत्पादन को चलाते रहना मांग ना होने के बावजूद। दूसरा चरण होता है कि भैया सारे टैंकर तो भर दिए, टैंक अपने पास रख लो, यानी भूमिगत जल भंडार बनाए हुए हैं। अब ये पेट्रोल पंप जैसा छोटा पेट्रोल तो है नहीं, वो तो ज़मीन के अंदर जितना तेल है उसको निकाल के कहाँ भूमिगत रखोगे। फिर भी कुछ लोगों के पास वो भूमिगत भंडार है। अभी सिचुएशन ये है कि ज़्यादातर देशों का जो समुंदर में लाद के उनको टैंकर में तेल भरना होता है वो कोटा पूरा हो गया। कैसे कोटा पूरा हो गया है? वो जो तेल के टैंकर हैं वो तो फंसे हुए जल डमरू मध्य में, हरमुज में, यानी उन्होंने तेल भर दिया, टैंकर खड़े हुए हैं, अब और टैंकर नहीं है क्योंकि वहाँ आ ही नहीं सकते जिसमें तेल भर दें। एक समस्या। मेजॉरिटी में जो स्टॉक होता है तेल का वो इसी में रखा जाता है। नंबर 2 पे आता है आपका भूमिगत। तो भूमिगत भंडार भी लगभग सबके भर चुके हैं, किसी के हैं किसी के नहीं हैं, तो कुल मिला के सबके भर चुके हैं। अब आप समझिए, मैं आपको देशवार स्थिति बता रहा हूं कि इन देशों को अब अपना उत्पादन कम करना पड़ा है, यानी तेल के कुएं उनसे कम तेल बनाना पड़ा है। कई देशों ने अपना उत्पादन बंद कर दिया है। मैं आपको एक तरफ से बताता हूं, इराक जो है उसमें जो 3.25 मिलियन यानी 33 लाख मिलियन बैरल बनता था दिन में तेल, वो अब केवल 13 लाख बन रहा है। 33 लाख से 13 लाख पे आ गया, यानी 2 मिलियन बैरल का उनको उत्पादन बंद करना पड़ा है, यानी ऑलरेडी खतरे में हैं। अब तेल रखने की जगह नहीं है तो ईरान क्या करेगा, वो माफ़ कीजिए इराक क्या करेगा? तेल को कहाँ डालेगा? देश में कीचड़ तो भर नहीं देगा। तो अब अगर वो 1/3 पे आ गया है तो अगला ऑप्शन बचता है तेल का उत्पादन बंद कर देना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट होने वाली हैं। यूएई में उत्पादन आधे से कम हो गया है। जो 3 मिलियन बैरल होता था वो 1.5 मिलियन बैरल रह गया है, यानी यूएई का उत्पादन भी आधा हो गया है। और आप जानते हैं यूएई के पास भी अब कोई रास्ता नहीं है अपना तेल भेजने का, क्योंकि हारमुज बंद है। इराक के पास भी रास्ता नहीं है। सऊदी अरब के पास भी 20% उत्पादन पे उसको कटौती करनी पड़ी है, बावजूद इसके कि उसके पास ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है। वो क्या है? आपने हरमुज का नक्शा देखा होगा वो ध्यान से। हरमुज है, हरमुज के इस तरफ इराक है, इराक के इस तरफ यूएई है, ओमान है, और ये पूरा हिस्सा निकलता है। उसके बाद में फिर एक समुद्र है जिसको कहते हैं रेड सी या लाल सागर, यमन के किनारे का है। यहां से सऊदी अरब ने एक पाइपलाइन डाली हुई है और वहां रेड सी से लाल सागर से भर के उसके टैंकर जा रहे हैं। उसने इंतजाम कर रखा था, लेकिन उसने भी 2 मिलियन बैरल की रोज के उत्पादन में गिरावट आई है, यानी पाइपलाइन से भी उतना जा नहीं पा रहा है, तो उसका उत्पादन भी कम हो रहा है। उत्पादन कम होने का मतलब यह है कि कुछ तेल के कुएं बंद होना। अब आ जाइए कुवैत पर। कुवैत ने उत्पादन अपना करीब करीब बंद कर दिया है, क्योंकि वहां पर बम गिराए गए थे। आंकड़ा नहीं है, लेकिन फरवरी में ये
करीब 2.5 मिलियन यानी 26 लाख बैरल जो था वो मिलियन बैरल रोजाना का था। अब उसने कई जगहों पे शुरू की है। कतर में गैस का उत्पादन बंद है हमले के कारण। कुछ देश हैं जिनका की और भी पाइपलाइन है, लेकिन उनकी पाइपलाइन बहुत भरोसेमंद नहीं है, इराक की जैसे कई खराब हो जाती है वगैरह वगैरह। तो आप सिचुएशन ये समझिए कि ये तब इनका युद्ध के 10 दिन में 15 दिन में मान लीजिए इनका ये हाल कब हुआ है 15 दिन में, जब इनके सारे के सारे भर चुके हैं। यानी पहले 10 दिन तो इनके स्टॉक को भरने में इनके पास सुविधा थी, भरते रखते गए। तो ये जो 1/3 उत्पादन गिरा ये रात बाद के 4 दिन 3 दिन में गिरा है। अब अगर 4 दिन में इतना गिरा तो आगे आने वाले 4 दिन और हुए तो जिनका 1/3 है उनका 2/3 गिर जाएगा, यानी हर 3 में से 1 कुआं बंद। अब अगर 1 हफ्ते के अंदर हरमुज नहीं खुलता है, अगर हरमुज जल डमरू मध्य से तेल की आवाजाही 1 हफ्ते के अंदर शुरू नहीं होती है, तो ये जितने भी देश हैं सऊदी अरब को छोड़ के इनको अपने कुएं बंद करने पड़ेंगे और सऊदी अरब को भी आधे कुएं बंद कर देने पड़ेंगे। और क्या बताया मैंने आपको कि कुएं एक बार बंद हो, मैंने वेनेजुएला वाले में भी बताया था कि कुएं एक बार बंद हो गए तो उसको चालू करने में 6-7 हफ्ते का समय कम से कम लगता है और कई कुएं चालू नहीं होते। तो डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन क्या है? उनकी टेंशन ये है कि अगर हरमुज में ये स्टैंड स्टिल अगर रुक गया हफ्ते भी तो इनका तेल उत्पादन ठप हो जाएगा। उसके बाद तुम हरमुज खोल भी लेना, तेल नहीं मिलेगा, क्योंकि कुओं को चालू करने में फिर 1 महीना लगने वाला है। आप सीन समझिए, जो काम 3 हफ्ते में अगर नहीं सप्लाई हो तो बंद हो जाते हैं, 2 हफ्ते बीत चुके हैं, 1 हफ्ता मुश्किल से बचा हुआ है। और अगर हरमुज चालू भी हो जाए तो तेल के कुएं चालू नहीं होंगे, क्योंकि वहां ट्रंप का हुक्म नहीं चलता, वो कुदरत का हुक्म है। उनको चालू करने में, सब कुछ करने में भी कम से कम 3 हफ्ते नहीं लगने हैं। तो सीन क्या हुआ कि अभी हरमुज के कारण बंद है, उसके बाद हरमुज खुल जाएगा तो सचमुच बंद हो जाएगा। और अगर 1 महीने के लिए और तेल की किल्लत हुई, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होने वाला है आप कल्पना कर सकते हैं। तो अमेरिका को क्या टेंशन? अमेरिका के पास शेल ऑयल है, उसने बहुत सारा रिजर्व रखा हुआ अपने पास, वो निकाल देगा। दुनिया के ऑयल प्रोड्यूसर्स देश भी निकाल देंगे, लेकिन उसके बावजूद ऑयल प्रोड्यूसर देश भी पूरी दुनिया की 3-4 दिन से ज़्यादा की डिमांड पूरी करने लायक भी तेल नहीं रखते हैं। तो अब आते हैं आप एक गणित पे। देखिए, हमारे यहाँ पे 2 तरह की संरचना है जो तेल बेचने वाले संगठन हैं, वो हैं, एक है ओपेक और उसका एक बड़ा रूप है ओपेक प्लस। ये प्लस क्या है? ओपेक देशों के साथ में जब रूस मिल जाता है तो वो हो जाते हैं ओपेक प्लस। अब ओपेक देशों में से सारे ओपेक देश तेल उत्पादन बंद होने के कगार पर खड़े हैं। अब आपको अंदाजा लग रहा होगा कि सारे देशों के साथ डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार अजीबोगरीब क्यों है, वो सब पे दबाव क्यों डाल रहा है, हरमुज खुलवा दो, क्योंकि उसको पता है कि उसकी खुद की हैसियत नहीं है। अगर 2 अब्राहम लिंकन टाइप के डूब गए हरमुज में तो डोनाल्ड ट्रंप का करियर खत्म हो जाएगा, उनकी पार्टी के लिए मुसीबतें हो जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि दुनिया के देश जिनका कोई लेना देना नहीं, मैंने पंगा लिया था, अब तू जा सर फोड़वा के आया या फोड़ के आ। मैं क्यों जाऊं भाई, तेरी लड़ाई थी, तूने मुझे बताया था जब उसकी लड़की छेड़ रहा था तो अब तूने छेड़ दी है तो जा, अब मुझसे कह रहे लड़ने जाओ। तो यही जर्मनी कह रहा है, यही फ्रांस कह रहा है, यही इटली कह रहा है, यही सारे लोग कह रहे हैं। चीन से कह रहा है तुम बोलो, तुम्हारा भी तो तेल आना है। अरे उसका तेल आना होगा, तूने उसका तेल बंद कराया, वो तो तेरे को पकड़ना चाहिए। भाई मेरा अच्छा खासा तेल आ रहा था, तूने उससे झगड़ा कर लिया, अब कह रहा है तुमको तेल नहीं मिल रहा है और तुमको तेल अगर बचाना है, अपना तेल चाहिए तो लड़ो। क्यों लड़ूं भाई, तू जा छोड़वा के ला, तुमने ही जंग शुरू की थी ना, आज तक तुमको नहीं पता तुम क्यों लड़ रहे हो। जो बोला झूठ बोला, जिस वजह से जंग शुरू की झूठ बोला, कभी बोला मिसाइल है, कभी बोला परमाणु बम है, कुछ नहीं था। अब कह रहे हो हमको जो 4 आदमी हमारे खास खास हैं, बता दिया एक दामाद का नाम, विदेश मंत्री का, रक्षा मंत्री का, इन्होंने बोला था कि वो बम बना सकता है, इसलिए हमने हमला कर दिया। क्या बकवास है। तो इस पूरी सिचुएशन में इन लोगों पर ये दबाव डाल रहा है, दबाव काम
कामयाब होगा नहीं, क्योंकि इन सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिया, भाई हम चक्कर नहीं पड़ते। जापान जैसे देश ने मना कर दिया। अब क्या होगा? अब डोनाल्ड ट्रंप सर पीट रहा है। वहाँ कुछ ईरान ने खड़ा किया होता तो उसको ये उड़ा देता, लेकिन ईरान ने तो कुछ खड़ा ही नहीं किया है। वो तो इंतज़ार कर रहा है, बेटा तुम कुछ लेके आओ, आओ हरमुज खोल लें। और इस पूरी सिचुएशन में एक कंप्लीट पिक्चर अगर आप देखें तो उसने कह तो दिया है कि केवल अमेरिका और उसके पिट्ठू देशों को रोक है यहाँ से तेल ले जाने पर, लेकिन तेल तो अमेरिका और उसके पिट्ठू देशों का ही है, और किसका आना वहाँ से? तो दुनिया का जो 20% तेल हरमुज में फंसा हुआ है, अगर वो रुक जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप के पास में नाक रगड़ने के लिए सिर्फ एक दहलीज है। वो दहलीज है पुतिन की दहलीज। वो जगह है उस पुतिन की जगह जिस पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को पहले चुनाव में आरोप लगा था कि चुनाव जिताने के लिए अमेरिका के चुनाव में दखलंदाजी की। जांच हुई थी बाकायदा। वो पुतिन तेल की दुनिया का शहंशाह बनने वाला है, क्योंकि आने वाले 1 महीने में अगर 1 हफ्ते के अंदर कोई रास्ता नहीं निकला तो आने वाले 1-1.25 महीने ओपेक का तेल दुनिया को उपलब्ध नहीं होगा, होगा तो थोड़ा सा होगा। तब उसको रिप्लेस करेगा पुतिन, और वो पुतिन जब रिप्लेस करता है तो ताकतवर बनेगा। अब भारत के ऊपर तो डोनाल्ड ट्रंप आरोप लगा रहा था कि हम यूक्रेन की जंग में रूस से तेल खरीद के उसको फंड कर रहे हैं। तुमने तो सारा का सारा तेल का कारोबार उठा के पुतिन को सौंप दिया है। अब वो इजराइल तो बेचारा रो रहा है, उसके घर पे रोज कहीं ना कहीं मिलती है। अब नेतन्याहू का देखिए वीडियो आ रहा है कि आज आया दूसरे दिन होता है। ग्रोक एआई कह रहा है फेक वीडियो है ये, कॉफी पीने वाला। ये किसी एक ऐसे एआई सिस्टम से बना हुआ है जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, ग्रोक कह रहा है। यानी क्या ये मान लें कि नेतन्याहू नहीं है अब दुनिया में? पर जो भी है, नेतन्याहू है या नहीं है, लेकिन ईरान जहां चाह रहा है वहां पे धमाके कर रहा है। और सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप ने तेल का स्यापा पा लिया है। पूरी दुनिया महंगाई झेलेगी। महंगाई झेलने का मतलब क्या, ये समझिए। महंगाई झेलने का मतलब ये है कि उतने ही डॉलर में अब कम तेल आएगा। तो तेल के मुकाबले डॉलर का मूल्यन हो गया, जैसे हम कहते हैं ना 93 रुपए का हो गया भाई डॉलर। उसके बाद पता चला डॉलर जो है उसका, तेल की कीमत डॉलर के मुकाबले बढ़ती जाएगी। ज़्यादा डॉलर दोगे तो तेल मिलेगा। तो अमेरिका की इकोनॉमी पे भी बड़ा असर इसका पड़ने वाला है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास 1 हफ्ते का भी समय नहीं है। अगर उन्होंने समय रहते चीज़ों को मैनेज नहीं किया, जिसके आसार बहुत कम दिख रहे हैं, तो अमेरिका को आप बहुत बुरे हाल में देखेंगे। और ईरान का ये सारा कैलकुलेटेड गेम अमेरिका जैसी महाशक्ति को इस हाल में पहुंचाने के लिए काफ़ी है। नमस्कार, जय हिंद।